Hi, good morning, dear students. Today we will be discuss about hysteresis loss. हिस्टेरेसिस लॉस बोले तो टेम्परेचर लॉस। सर हिस्टेरेसिस लॉस को टेम्परेचर लॉस क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि भाई जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो किसी भी मशीन का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं डीसी मोटर या एसी मोटर ले लेता हूं। सर हिस्टेरेसिस लॉस में आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? आपने एग्जाम्पल में बताया था कि अगर किसी वायर में करंट को रोका जाता है रेजिस्टेंस के द्वारा, तो रोकने के कारण भाई कुछ ना कुछ गर्मी पैदा होती है। कोई वस्तु फोर्स लगा रही है, सामने वाली वस्तु से रोक रही है, तो उसके कारण क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। घर्षण से क्या पैदा हो जाता है? टेम्परेचर यानी गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है। वैसे ही किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स का जो अपोजिशन करता है, कौन अपोजिशन करता है? रिलक्टेंस, यानी फ्लक्स को रोकता है। यानी कि कहने का मतलब लो परमिएबिलिटी मटेरियल्स। तो लो परमिएबिलिटी मटेरियल्स में क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है, और हाई परमिएबिलिटी मटेरियल्स में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। समझे बात? इसलिए इसको हिस्टेरेसिस लॉस और टेम्परेचर लॉस भी कहा जाता है। उसी को आज हम स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। B इज ऑलवेज बिहाइंड लैग H, यानी B जो होता है, B बोले तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा लैग करता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी से। तो सर B पीछे रह जाता है। इसका मतलब क्या है? हमने आपको लास्ट 2 लेक्चर में बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जब हम क्या देते हैं? मैग्नेटाइजेशन फोर्स देते हैं, यानी एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे अगर करंट अप्लाई किया जाए तो उसको बोला जाता है एमएमएफ, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और पर यूनिट लेंथ पे एमएमएफ का लगना ही क्या कहलाया जाता है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। समझे बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की वजह से ही किसी सर्किट में क्या पैदा होता है? B, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये याद रखना, H की वजह से ही B पैदा होता है किसी भी सर्किट में। समझे बात? तो जैसे जैसे हम H अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है? स्टार्टिंग में जैसे जैसे H अप्लाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती है। भैया H अप्लाइड करा तो B भी बढ़ रहा है, ये ग्राफ यही तो प्रदर्शित करता है। अब हमने बोला था जैसे ही हमने बैटरी को हटा लिया तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को 0 हो जाना चाहिए, लेकिन वो 0 ना होके वो क्या आती है? यहीं तक वापस आ पाती है। जबकि उससे भाई यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं वापस आना चाहिए था, यहां ना आके थोड़ा ऊपर रह जाती है, यानी कि थोड़ा सा रेजिडुअल कर लेती है अपने अंदर। तो कुछ उसे रिमूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता था, यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए कुछ कोरोसिव फोर्स लगाना पड़ता है। उसी को नेगेटिव फोर्स जो होता है उसी को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि उसको रिमूव करने के लिए। तो तब जाके ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहां आ पाती है, यहां। ठीक है, अब यहां तक आ गई तो इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। अब इस फिगर को अब अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे, इस फिगर को कंप्लीटली ऐसे अटैच कर दिया जाता है। समझे बात? इसलिए इस तरीके की आंकड़ी सी फिगर दिखाई जाती है हिस्टेरेसिस कर्व के लिए। तो इसी चीज को आज हम स्टडी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सर इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और इस तरीके से हिस्टेरेसिस कर्व को क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है, ये दर्शाता है कि जैसे जैसे H अप्लाइड करा तो B भी बढ़ा, लेकिन जैसे H को घटाया तो B को भी इसके साथ ही वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ यहीं तक आ पाता है। ठीक है, यहीं तक आ पाता है। अब दोबारा से उसको रिमूव करने के लिए, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए हमें दोबारा से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या अप्लाइड करना है? H, तब जाके ये रिमूव हो पाता है यहां। तो इसको यहां से यहां अटैच कर देते हैं, तो इसीलिए इस तरीके की फिगर बन पाती है। ठीक, तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और रफ करते हैं। तो अब देखिए स्टेमिन्स हिस्टेरेसिस लूप। सर इसको स्टेमिन्स हिस्टेरेसिस लूप क्यों बोला? आपने तो पढ़ाया था हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। भैया इसको स्टेमिन्स हिस्टेरेसिस लूप इसलिए बोला क्योंकि स्टेमिन्स नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो वो अपना नाम जोड़ेगा ही जोड़ेगा। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस लॉस याद रखना है। ठीक, अब यहां से एरिया भी तो होता है। भैया एरिया क्या होता है? सर हमने इस तरीके से आपको बताया था, ये क्या होता है? इस तरीके की कर्व का बनना ही इसका एरिया कहलाता है। एरिया कैसे? यानी जहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7
यानी जहां से स्टार्ट हुआ, एक से स्टार्ट हुआ और एक पे आके अंत हो रहा है, तो भैया ये इसकी लंबाई चौड़ाई को दर्शा रहा है ना। तो इसीलिए यानी हिस्टैरिसीस लूप का एरिया इसको बोलते हैं, समझे बात। तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैक्सिमम, यानी बी मैक्स लिख रहा है ना, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, आपको याद रखना है, समझे बात। नेक्स्ट क्या आता है सर, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस, यानी हिस्टैरिसीस कर्व की वजह से एनर्जी का कितना लॉस होता है किसी भी सर्किट में, उसका फॉर्मूला है, कितना है, हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, और ये इसकी एसआई यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। यानी जूल तो होगी एनर्जी, भैया एनर्जी से सीधा सीधा लिंक करता है हिस्टैरिसीस लॉस। दूसरा मीटर क्यूब, अच्छा तो सर इसका वॉल्यूम पे भी इफेक्ट है, मीटर क्यूब जहां भी आएगा वहां वॉल्यूम आएगा, मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आता है, ठीक। और सर साइकिल क्यों लिख रहा है, साइकिल, साइकिल तो हमने पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो साइकिल होती है वो 50 हर्ट्ज पर सेकंड होती है, इसीलिए उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी की। अच्छा तो सर ये फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए नीटा एन, ये इस तरीके से जो सिंबल बन रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं नीटा। अब इसका मेन रोल है हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट इसका मेन रोल है हिस्टैरिसीस लॉस में। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है एनर्जी लॉस का, डायरेक्टली नीटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 और ऐसा यूनिट हो जाती है जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल, याद रख लेना इतना मैंने जो बताया है। अब इससे आगे बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आपका, नीटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, ऐसा यूनिट बताई थी जूल्स पर मीटर क्यूब पर साइकिल। हमने आपको बताया था, यानी हिस्टैरिसीस एनर्जी लॉस का फॉर्मूला जो बताया था, नीटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 और जूल्स पर मीटर क्यूब पर साइकिल। तो सर ये 1.6 क्या है, अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, E इक्वल्स टू नीटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6, इसका मतलब क्या है, इसमें जो ये 1.6 लिखा हुआ है, ये 1.6 बताता है इंस्टेमिस इंडेक्स को, यानी इंस्टेमिस इंडेक्स जो बताता है नेचर ऑफ मटेरियल को बताता है, और इसकी वैल्यू 1.6 से 2.5 तक वेरी कर सकती है, यानी 1.6 हो सकती है मिनिमम और मैक्सिमम 2.5 हो सकती है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमेशा इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, 1.6। तो याद रखना, या तो इसकी वैल्यू 1.6 होगी या 1.6 से 2.5 तक हो सकती है, किसकी, स्टेमिस इंडेक्स की वैल्यू। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्या, नीटा यानी हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट याद रख लेना। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, यानी 0 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो सभी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसका मतलब। तो ये जो नीटा होता है यानी हिस्टैरिसीस लॉस यानी हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट का जो सिंबल होता है नीटा, तो इसकी वैल्यू जो होती है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कौन से मटेरियल से बना है, आयरन से बना है, स्टील से बना है, सिलिकॉन से बना है, उस पे डिपेंड करती है। सभी प्रकार के मटेरियल के लिए अलग अलग होती है नीटा की वैल्यू, समझे बात। तो इसकी वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ नीटा, इसको बोलते हैं NETA नीटा, नीटा का सिंबल होता है ये नीटा। अगर नीटा की वैल्यू कम है यानी स्मॉल है, तो उस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लॉस भी स्मॉल होगा, याद रखना। अगर नीटा की वैल्यू स्मॉल है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी स्मॉल ही होगा। कैसे होगा सर, इस फॉर्मूले से लिंक कर रहा है क्या ये, हाँ बिल्कुल। अगर नीटा की वैल्यू कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा उस मटेरियल के लिए। अगर नीटा की वैल्यू ज्यादा है तो हिस्टैरिसीस लॉस भी ज्यादा होगा उस मटेरियल में। इसको यहां से नोट डाउन कर लेना, यानी ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे बात। तो इसको यहां से सारा नोट डाउन करिए। तो यहां से जो हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है, हिस्टैरिसीस लॉस इज आल्सो डिपेंड अपॉन,
किस किस पे डिपेंड करता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस जो डिपेंड करता है इन तीन चीजों पे करता है। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप बोले तो क्या, इस तरीके से जो एरिया आपको बताए थे, इस तरीके से बना के जो एरिया बताए थे उस पे डिपेंड करता है, यानी कैसा एरिया, छोटा एरिया बन रहा है या बड़ा एरिया बन रहा है, जैसा मटेरियल होगा वैसा एरिया बनेगा। ठीक, अब एरिया के अंदर सिर्फ एरिया ही नहीं, सारी चीज आएंगी, कोरोसिटिविटी, रिटेंटिविटी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी उस फिगर के अंदर जो भी कुछ पढ़ा जाता है सारा कुछ एरिया के अंदर ही आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल, वो कौन से मटेरियल से बना है, सिलिकॉन से बना है, आयरन से बना है, सॉफ्ट स्टील से बना है, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स, कौन से मटेरियल से बना है। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब भैया करंट कितनी स्पीड का अप्लाइड कर रहे हो उस मटेरियल पे, उस पे भी डिपेंड करता है हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू। अब मान लीजिए 50 हर्ट्ज का करंट अप्लाइड कर रहे हो तो भैया 50 बार ही फ्लक्स बनेगा ना उस सर्किट में, जितनी तेजी से करंट अप्लाइड करोगे उतना ही फ्लक्स बनाएगा ना, कम तो नहीं बनाएगा ना। अब भाई किसी भी सर्किट में जितना ज्यादा करंट बनेगा उतना ही जितना करंट दोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे और उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। समझे बात, यानी कि रिवर्सल ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसीलिए ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, जहां जहां फ्लक्स का रोटेशन होता है, फ्लक्स का मूवमेंट होता है, वहां वहां हिस्टैरिसीस लॉस होगा ही होगा। समझे बात, और किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहां से इसको नोट डाउन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ नीटा फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल में लिखवा देता हूं जिनमें नीटा की वैल्यू क्या क्या होती है। जब ट्रांसफार्मर स्टील की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर स्टील यानी फेराइट की बात होती है, तो उसके लिए वैल्यू जो होती है नीटा की वो होती है 130 यानी 130। 2500 और कास्ट आयरन के लिए 3750। तो ये यहां से नोट डाउन कर लो। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, इंपोर्टेंस ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। सर इसकी इंपोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, हिस्टैरिसीस लूप की इंपोर्टेंस क्या है हमें पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब उसी को आज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कराएंगे। यानी इंपोर्टेंस क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। आपको स्क्रीन पर 3 फिगर दिख रही होंगी, सभी हिस्टैरिसीस लूप की फिगर हैं, लेकिन तीनों में अंतर क्या है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई चौड़ी है, कोई बड़ी है, यानी तीनों अलग अलग दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी जैसा मटेरियल वैसी ही उसकी फिगर बनेगी। सॉफ्ट आयरन के लिए अलग है, सिलिकॉन स्टील के लिए अलग है और रफ आयरन के लिए अलग है। यानी जैसा मटेरियल होगा वैसा ही उसमें लॉस होगा, वैसा ही उसमें क्या होगा, साइकिल्स होगी। कोई मटेरियल फ्लक्स को रोकेगा, कोई अच्छे से निकाल देगा। तो इसीलिए सभी में रिवर्सल ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होगा। तो सभी के अंदर क्या है, हिस्टैरिसीस लूप की शेप और साइज अलग अलग बनेगा। इसलिए लिखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मतलब क्या होता है, मटेरियल का नाम। आयरन यूज कर रहे हो, स्टील यूज कर रहे हो या फेराइट यूज कर रहे हो या कुछ और यूज कर रहे हो, नेचर का मतलब होता है सीधे सीधे नाम, यानी किस नाम का मटेरियल यूज कर रहे हो, किस प्रकार। 3 फिगर दिख रही हैं, इनको नोट डाउन कर लो, यानी अच्छे से बना लो, ये एग्जाम में पूछी जाती है। फिगर आएगी, यानी ये फिगर किसकी है तो पूछ लेगा किसकी है, तो आपको फिगर के हिसाब से ही नाम लिख देना है, फिगर के साथ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं फिगरों के बारे में अलग अलग बताता हूँ। 3 फिगर हैं, इस स्क्रीन पर 3 फिगर दिख रही हैं। पहली फिगर का नाम है सिलिकॉन स्टील, दूसरी का नाम है हार्ड स्टील और तीसरी का नाम है रफ आयरन। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये 3 फिगर की क्या इंपॉर्टेंस है, 3 फिगर ही क्यों दिखाई गई और इनका यूज कहां कहां होता है, कौन से मटेरियल का कंस्ट्रक्शन करने में होता है। समझे बात। तो सिलिकॉन स्टील की बात करते हैं सबसे पहले। तो सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो सबसे स्मॉल होता है। द हिस्टैरिसीस लूप फॉर सिलिकॉन स्टील इज वेरी स्मॉल, सो वी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कोर्स ऑफ जनरेटर्स। यानी इनकी जो कोर बनाई जाती है, कोर का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी पत्ती यानी लोहे के टुकड़े के ऊपर अगर कॉइल को लपेट दो तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, कोर कहलाता है। टंस को लपेटना ही, किसी मेटेरियल के ऊपर जो मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसके ऊपर टंस को लपेट रहा हूं तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। अच्छा, सेम वैसे ही सर धागा लपेटना है तो लकड़ी का यूज करना ही पड़ेगा, तो लकड़ी कोर है और धागा टंस है। समझे बात, ठीक है। तो सिलिकॉन स्टील का जो वो है हिस्टैरिसीस लूप वो स्मॉल होता है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहां से देखिए सिलिकॉन स्टील के लिए हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है,
द हिस्टरेसिस एरिया ऑफ सिलिकॉन स्टील इज वेरी नैरो, नैरो मतलब पतला, पतला लंबा है, फिगर में दिख रहा है आपको पतला नैरो, उसको बोलते हैं नैरो। और स्मॉल भी है, छोटा भी है, सो भाई छोटा है तो इसीलिए इसमें क्या होगा, हिस्टरेसिस लॉस कम होगा। भाई जिसका एरिया कम होता है उसमें हिस्टरेसिस लॉस कम होता है। क्यों कम होता है भैया, जल्दी से उसको सैचुरेट कर सकते हैं, पहले उसमें करंट दिया तो जल्दी से वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, और उसको रिमूव करना पड़े तो भी जल्दी से ही कर देगा, तो इसलिए इसका एरिया कम है, तो इसलिए बोलते हैं उसको हाई रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जल्दी से मैग्नेटाइजेशन का रिवर्सल जल्दी होता है, यानी जल्दी से उसमें मैग्नेट बना सकते हैं और जल्दी से खत्म कर सकते हैं, इसलिए इसका एरिया कम होता है। तो सर एरिया कम होता है और क्या कम होगा, रिटेंटिविटी लो होगी, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को रिटेन नहीं करेगा, कम करेगा और कम जल्दी से काम हो जाएगा। कोरोसिविटी भी लो होगी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी लो होगा, इसीलिए इसका यूज कहां होता है, इट इज यूज टू मेकिंग कोर्स ऑफ, यानी कोर बनाने के लिए यूज होता है इसका। किसकी कोर सर, जनरेटर की, मोटर की और ट्रांसफार्मर की। कोर आप समझ जाना, जिस चीज के ऊपर वो वायर लपेटा जाता है मोटर के अंदर उसको कोर बोलते हैं। देखा होगा मोटर को कभी खोल कर देखना, तार लपेटा रहता है, तो तार के अंदर जो मेटल होता है ना उसको कोर बोला जाता है, कोर मेटल, और वो हमेशा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। याद रख लेना, प्योर स्टील नहीं, सिलिकॉन यानी सिलिका जेल का मिक्स होता है उसमें, सिलिकॉन स्टील। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाई रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो सके, उसकी लो रिटेंटिविटी हो, लो कोरोसिविटी हो, लो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो और हाई परमिएबिलिटी हो। कहने का मतलब फोम की तरह जल्दी से फ्लक्स को फ्लो करा दे, वैसे जैसे फॉर्म के अंदर पानी जल्दी से भर जाता है, समझे बात। तो इसीलिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं हम किसमें, कोर बनाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका हार्ड स्टील, यानी हार्ड स्टील भी तो फिगर में है सर, हार्ड स्टील का मतलब क्या होता है उस। तो नेक्स्ट है आपका हार्ड स्टील। तो हार्ड स्टील का जो हिस्टरेसिस कर्व होता है आपने देखा होगा, 3 फिगर में डिफरेंट दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है। तो इसका जो हिस्टरेसिस कर्व होता है वो बिग होता है, यानी वाइड होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है, इसीलिए इसका हिस्टरेसिस लॉस भी ज्यादा होता है। और हिस्टरेसिस लॉस ज्यादा है तो सीधी सी बात है इसमें लो रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, यानी जल्दी से फ्लक्स को फ्लो नहीं करा पाएगा, कराएगा तो सही लेकिन धीरे धीरे कराएगा, इसलिए इसमें हीट ज्यादा पैदा होगी। लेकिन इसकी अच्छाई क्या है, इसकी रिटेंटिविटी हाई है, यानी हाई रिटेंटिविटी है, यानी एक बार इसमें फ्लक्स चला गया तो उसको स्टोर कर लेगा, यानी चोरी कर लेगा, फिर वापस नहीं निकल सकता इससे, बन गया तो बन गया एक बार। तो सर ऐसे मटेरियल को तो चुम्बक बोल सकते हैं, यानी एक बार चुम्बक बन गई तो बन गई। तो वैसे ही तो परमानेंट मैग्नेट होती है, वो ब्लैक कलर की मैग्नेट बार बार दिखाता हूं आपको, वही चीज है, यानी हाई रिटेंटिविटी होती है और वो हार्ड स्टील से बनी हुई होती है। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि भैया उसको हमें रिवर्सल भी तो करना है, मोटर के अंदर लगाना है, रिवर्सल करना होगा, नहीं तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। और परमानेंट मैग्नेट में हार्ड स्टील का यूज करते हैं, हाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वाला। तो इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बोले तो सर कोर बनाने के लिए, समझे बात। तो इसीलिए अलग मटेरियल का अलग अलग जगह यूज होता है, इसीलिए बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल्स डिपेंड। में आपको दिख रहा था पहला, तीसरा वाला जो फिगर है उसको देखिए, उसमें है रफ आयरन। तो भैया रफ आयरन जो होता है सिलिकॉन स्टील और हार्ड स्टील के बीच का मेटेरियल होता है, ना तो उसका कर्व बड़ा होता है ना ही छोटा होता है, इसलिए उसको कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज में ले लिया जाता है। लेकिन अच्छा सिलिकॉन स्टील को मानते हैं, लेकिन अगर यूज करना है तो रफ आयरन का भी हम कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 चीजों का यूज होता है कोर बनाने के लिए, नंबर 1 पे आता है सिलिकॉन स्टील और दूसरा होता है रफ आयरन, लेकिन हार्ड स्टील का यूज नहीं कर सकते। तो यहां से ये आपको क्लियर हो जाता है, तो यहां से सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। और एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, यानी सिलिकॉन स्टील का यूज होता है कोर बनाने के लिए, कौन सी कोर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर की कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। हार्ड स्टील का यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, यानी चुंबक बनाने के लिए। और सर रफ आयरन का यूज करते हैं हम क्या बनाने के लिए, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। नॉर्मली अगर चुंबक बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हम रफ आयरन यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सर ये भी है, ये वाली, हाँ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को मोटर यानी
रोटेटिंग डिवाइस के अंदर यूज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तब हम सिलिकॉन स्टील लगाएंगे। लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी जगह भी यूज होती है जैसे चुम्बक यानी क्रेन में यूज होती है, यानी लोहा उठाने के लिए, तो वहां भाई रोटेशन तो है नहीं, घुमाना तो है नहीं रोटर को, तो इसलिए वहां हम रफ आयरन का भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोल सकते हैं बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्मर, यानी वहीं से ट्रांसफॉर्मर की स्टार्टिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस